नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर लेकर दिल्ली में उत्तराखंड के लिए आज होने वाली कांग्रेस सीईसी की बैठक टल गई है और अब कल ये बैठक होगी। आज हरिद्वार और नैनीताल सीट पर फैसला होना था, लेकिन बैठक में दोनों ही सीटों पर आज चर्चा नहीं हुई है। अब कल सीनियर लीडरशिप दोनों ही सीटों पर नाम फाइनल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हरिद्वार सीट पर हरीश रावत को चुनाव लड़ाना चाहती है। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर पार्टी की एक राय नहीं है। वहीं हरक सिंह की भी नजर अब हरिद्वार सीट पर दिख रही है। इसके अलावा दूसरी सीटों पर भी सीनियर नेताओं के नामों पर विचार हो रहा है। कल कांग्रेस की तरफ से बड़े फैसले हो सकते हैं। अभी तक अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उनकी हरिद्वार सीट पर कोई दावेदारी नहीं है और माहरा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हरीश रावत इस सीट से चुनाव लड़ें। हरिद्वार में आप भी दावेदार हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसको चाहते हैं, आप कौन चुनाव लड़े? देखिए, मैं दावेदार नहीं हूं। मैंने पहले दिन से कहा मैं पार्टी का सिपाही हूं। जहां जिस मोर्चे पर लगे वहां लगूंगा और नाम आना दावेदारी करना नहीं होता। हम चाहते हैं वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं हरीश रावत जी, वो चुनाव लड़ें और उनके चुनाव लड़ने से पूरे प्रदेश में एक माहौल बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे। उन्होंने यहां सिख संगत में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट भी मौजूद रहे। यहां सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने यूसीसी लागू किए जाने के साथ ही बनफूलपुरा में दंगाइयों के साथ हुई सख्ती को बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कठोर नकल कानून लागू किया है। उनका पूरा समय चला जाता था। अवसर पर हम देखते आज ये आदि संपन्न क्यों हो रहे हैं? बहनों का है हमारे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर कोई दंगा करे, उपद्रव करे, आगजनी करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, पुलिस कर्मियों को मारने पीटने का काम करे, महिला पुलिस कर्मियों को आग में झोंकने का काम करे, पत्रकार साथियों को भी जानलेवा हमला करके उनकी जान लेने की कोशिश करे। हमने कहा ये देवभूमि में हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, उस सरकारी संपत्ति की, निजी संपत्ति की जो दंगे से नुकसान होगा, जो क्षति होगी, उसकी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से की जाएगी, उसी उपद्रवी से की जाएगी। पौड़ी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मंगलवार को विधानसभा बाहर कार्यकर्ताओं और लोगों से जनसंपर्क शुरू कर दिया। इस दौरान जगह जगह पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अनिल बलूनी ने गुमखाल इलाके में जनसंपर्क किया तो उसके बाद वो लैंसडाउन पहुंचे। अनिल बलूनी ने कहा कि वो सांसद बनने के बाद वो लैंसडाउन से कैंट के नियमों में कुछ छूट देनी चाहिए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही लैंसडाउन को विकास के शीर्ष तक पहुंचाएंगे। पहले आप सिद्धवली गए, उसके बाद लैंसडाउन में गए, तो लैंसडाउन में जैसे मैंने सुना आपने कहा कई वादे करे कि कैंट को आप मुक्त कर देंगे, क्या कुछ रहेगा वहाँ? देखिए, लोकतंत्र में जब भी कोई प्रत्याशी, कोई भी पार्टी जनता के पास जाती है तो अपना एजेंडा बताती है। हम लोग हर जगह जाके बता रहे हैं। जैसे हमने कोटद्वार में कहा कि कण्वाश्रम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाएंगे, उसी प्रकार से हमने लैंसडाउन में कहा। मैं पहले भी प्रयास करता रहा हूँ कि लैंसडाउन में जो कैंटोनमेंट का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए नियमों को। लैंसडाउन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे पौड़ी गढ़वाल की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। यहाँ से पलायन को रोकने के लिए लैंसडाउन का उपयोग किया जा सकता है। आप किस तरीके से भ्रमण कार्यक्रम रहने वाला है? पूरा संसदीय क्षेत्र है आपका। देखिए, बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ इलाका है। हम लोग कोशिश करेंगे हर व्यक्ति को फिर भी टच करने की। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक व्यक्ति तक जाने की, हर क्षेत्र तक जाने की, जितना संभव हो सकेगा करेंगे। लेकिन ये बात मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गढ़वाल के विकास के लिए अब कोई प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा और आप देखिएगा आने वाले समय में पूरे देश के अंदर गढ़वाल लोकसभा की चर्चा जरूर होगी। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे अनिल बलूनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो उलझुल बातें कर रहा है उसका जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते। वो काम कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं और वो जन जन तक पहुंचेंगे और अपनी विकास की योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, लैंसडाउन।
कोटद्वार में अनिल बलूनी सिद्धबली मंदिर पहुंचे, जहां अनिल बलूनी ने सिद्धबली की पूजा अर्चना की। इस दौरान अनिल बलूनी ने देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बलूनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और बीजेपी बम्पर वोटों से लोकसभा चुनाव जीतेगी। आगे बढ़ते हैं, टिहरी लोकसभा सीट की अब बात करते हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने आज कई जगहों पर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। नागड़ी, चंबा, नई टिहरी, कोठी और जाखड़ीदार में कई जगह माला राज्यलक्ष्मी शाह ने लोगों से मुलाकात की और लोगों से पीएम मोदी के उत्तराखंड डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने की अपील की। माला राज्यलक्ष्मी शाह ने फिर से टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। देखिए, अगर ऐसा होता तो मुझे टिकट क्यों मिलता? कुछ हुआ होगा इसीलिए तो टिकट मिला है। ऐसे सबको तो चाहते तो सब है, मिलता तो सबको नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट के लिए अल्मोड़ा शहर में दफ्तर खोला है, जिसका उद्घाटन प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने किया। इस मौके पर कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रदीप टमटा ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर से सेना में पुराने तरीके से भर्ती की जाएगी, क्योंकि नौजवानों के रोजगार के साधन तबाह हो गए हैं। पुरानी जो हमारी सैन्य परंपरा थी सेना में भर्ती की, उसको पूरा शुरू करेंगे। यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मेरे लिए भी टास्क है। कांग्रेस ने भी कहा कि नौजवानों का अगर भविष्य नहीं बनेगा तो इस देश का भविष्य नहीं बन सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट के 22 मार्च से नॉमिनेशन करेंगे। सबसे पहले अल्मोड़ा लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय टमटा नामांकन करेंगे। उसके बाद 22 मार्च को हरिद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। फिर 26 मार्च को पौड़ी सीट से उम्मीदवार अनिल बलूनी भी नामांकन करेंगे और उसी दिन 26 मार्च को टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी शाह भी नामांकन करेंगी। इसके साथ ही 27 मार्च को नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट का नामांकन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी नामांकन में शामिल होंगे। उत्तराखंड में बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान होना है। पौड़ी लोकसभा संसदीय सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। इसकी सभी तैयारियां निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने मिलकर पूरी कर ली हैं। यहां जिला कलेक्ट्रेट में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं प्रत्याशियों के साथ आने वाली भीड़ को बाहर रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नॉमिनेशन को लेकर जो प्रिपरेशन होनी चाहिए और ईसीआई के जो डायरेक्शन हैं, आरओ हैंडबुक में जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं लीगल और प्रोसीजरल, वो सारे के सारे उनको कंप्लाई किया जा रहा है और हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए। देहरादून से लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर को पत्र लिखा है और करण माहरा ने उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार को हटाने की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि अभिनव कुमार पहले मुख्यमंत्री के पूर्व विशेष प्रमुख सचिव रह चुके हैं। इसकी वजह से लोकसभा चुनाव प्रभावित होने की पूरी संभावना है। इससे पहले चुनाव आयोग उत्तराखंड के गृह सचिव को हटा चुका है। आगे बढ़ते हैं, सोमवार को चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के गृह सचिव को बदला, तो अब कांग्रेस ने डीजीपी को बदलने और स्पीकर ऋतु खंडूरी पर कार्रवाई की मांग की है। क्या है ये पूरा मसला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। सोमवार को कोटद्वार में पौड़ी से बीजेपी उम्मीदवार का रोड शो हुआ तो मंच पर ऋतु खंडूरी भी नजर आई। ऋतु खंडूरी कोटद्वार से बीजेपी विधायक हैं।
लेकिन बतौर स्पीकर रितु खंडूरी कैसे चुनाव प्रचार कर सकती हैं? इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने राज्यपाल से स्पीकर को बर्खास्त करने की मांग की है। विधानसभा स्पीकर के साथ कांग्रेस के निशाने पर डीजीपी अभिनव कुमार भी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर को लेटर भेजकर डीजीपी को हटाने की मांग की है। कांग्रेस का तर्क है कि अभिनव कुमार मुख्यमंत्री ऑफिस में विशेष प्रमुख सचिव रहे हैं और अंकिता भंडारी केस में वो पार्टी के प्रवक्ता की तरह सरकार का बचाव करते नजर आए। इतना ही नहीं, अभिनव कुमार की सत्ताधारी दल के प्रति निष्ठा से चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है। विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा करके, भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगा करके, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के गढ़वाल संसदीय चुनाव क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उस कुर्सी की मर्यादा प्रभावित हो रही है, उसकी निष्पक्षता के ऊपर उंगली उठ रही है। विधानसभा अध्यक्ष को थोड़ा सा अपने को रोकना चाहिए। कांग्रेस डीजीपी और स्पीकर पर हमलावर है। डीजीपी को हटाने की बात पर आगे क्या एक्शन होगा, ये चीफ इलेक्शन ऑफिसर तय करेंगे। तो स्पीकर रितु खंडूरी के प्रचार करने पर जवाब बीजेपी को देना है और जवाब आया भी पौड़ी से लोकसभा उम्मीदवार अनिल बलूनी की तरफ से। जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो उल जलूल आरोप लगाएंगे, वो चुनाव को डिरेल करना चाहेंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे। हम उनकी किसी बात पे नहीं फंसते हैं। हमारा काम है कि उत्तराखंड के लोगों को, हमारे गढ़वाल के लोकसभा के लोगों को कैसे रोजगार मिले, हमारे लोगों का विकास कैसे हो, कैसे इनको और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, कैसे यहाँ पर और अच्छा कानून व्यवस्था हो, ये चीज़ों के लिए काम करना है। हम क्या, अच्छा ये बताइए आप, इन चीज़ों से क्या जनता को मतलब है? ये उल जलूल बातों से जनता का लाभ होने वाला है क्या? चुनाव प्रचार के साथ बीजेपी कांग्रेस में जुबानी हमलों का दौर शुरू हो चुका है और गृह सचिव को हटाए जाने के बाद अलग अलग वजहों से डीजीपी और स्पीकर निशाने पर आ चुके हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिलीप जावलकर को उत्तराखंड का नया गृह सचिव बनाया गया है। शैलेश बगोली की जगह पर दिलीप जावलकर को गृह सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद शैलेश बगोली को हटाया गया था और अब जावलकर वित्त के साथ ही गृह विभाग भी देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन की अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। देहरादून में प्रदेश कार्यालय से हटकर एक अलग से स्टेट लेवल मीडिया सेंटर बनाया गया है, जिसका आज शुभारंभ हो गया। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस मीडिया सेंटर के जरिए बीजेपी प्रदेश भर में चुनावी मॉनिटरिंग करेगी। देखिए, चौथे स्तंभ का बड़ा महत्व है, मीडिया का बड़ा प्रभाव रहता है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की प्रेस होंगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस होगी, राजनीतिक और हर प्रकार के कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्रेस होगी। और क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमारा यही था, हमारे शुभ स्थान है, इसलिए पुणे हमने यहाँ पर मीडिया सेंटर खोला है। सिटिंग सांसदों के लिए दोबारा चुनावी मैदान में उतरना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने इस चुनौती से निपटने की खास तैयारी की है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार में राज्य मंत्री अजय भट्ट दोबारा नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। खास बात यह है कि बीजेपी ने उन्हीं सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अजय भट्ट इस मामले में बाकी सांसदों से बीच साबित हुए हैं, क्योंकि उनके खाते में सालों से अटके जमरानी बांध, एम्स का सैटेलाइट सेंटर, करोड़ों के एनएच और नई ट्रेनी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि अजय भट्ट ने अपनी इन उपलब्धियों की फहरिस्त भी तैयार कर दी है, ताकि जनता के सामने इसे रखा जा सके। जो मुद्दे नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता ने मांग की थी, उठाए थे, जो पूरे नहीं हुए थे, मेरे अंदाज से तो वो 99% पूरे हो गए हैं। बाकी तो मूल्यांकन जनता को करना है। जमरानी बांध टेंडर लग गया, असंभव काम। कुल मिलाकर अजय भट्ट ने राज्य मंत्री रहते हुए नैनीताल और उधम सिंह नगर में 2000 से ज्यादा छोटे बड़े विकास कार्यों को करने का दावा किया है। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं। देखा जाए, कुल मिलाकर देखा जाए, 500 सांसद का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।
उपलब्धियां शून्य रही हैं। वो अपना लेखा जोखा उन्होंने जनता के समक्ष रखना चाहिए कि हमने 5 वर्ष में। जाहिर है कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन हकीकत ये है कि सांसदों के 5 में से महज 3 ही साल काम करने का मौका मिला, क्योंकि शुरुआती 2 साल कोविड की चपेट में रहे। इसलिए सांसदों की दलील है कि जो वो चाहते थे वैसा नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भट्ट के खाते में मेगा प्रोजेक्ट उनका रिपोर्ट कार्ड बेहतर बना रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है, लेकिन इस बार भी यूकेडी कुछ सीटों पर भाग्य आजमा रही है। हालांकि 2022 के चुनाव में लड़ने वाली आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड से गायब दिख रही है। अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही यूकेडी ने दावा किया है कि सभी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और यह भी दावा किया है कि उनके पास दावेदारों की फौज है, इसलिए चुनाव का टिकट तय करने में देरी हो रही है। यूकेडी ने कहा कि जल्द ही पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। तब्दीली आ गई है हमारे यहाँ 2-3 सीटों पे ज़्यादा प्रत्याशी होने के कारण से, और उनमें आपसी खींचतान और सब लोग चाहते हैं कि हमें टिकट मिले। तो संसदीय बोर्ड की बैठक भी चल रही है और माननीय अध्यक्ष जी के और उनकी वार्ता चल रही है। तो जैसे ही वो किसी न किसी परिणाम पर पहुंच जाएंगे शाम तक, तो शायद कल आपको हम लोग बता पाएंगे कि कौन कौन आदमी कहाँ लड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ में भारत नेपाल के बीच अहम मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि मतदान से 72 घंटे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में नेपाल से 275 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर सटा है। कुमाऊं के 3 जिलों में भारत और नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी इस बॉर्डर को तय करती है। इस बॉर्डर पर सीतापुल से लेकर बनबसा तक दर्जन भर लीगल आवाजाही के रास्ते हैं। बावजूद इसके खुला बॉर्डर होने के कारण अवैध रास्तों से भी आवाजाही होती रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए 3 जिलों में मतदान से 72 घंटे पहले आवाजाही पर रोक लगाने पर दोनों देश एकमत हुए हैं। 19 तारीख को जब हमारा पोल डे होगा, उससे पहले 72 घंटे पहले वहाँ पर हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ पूरे इलेक्शन के टाइम सघन चेकिंग वहाँ पर होगी, और हमारी FST की टीमें SST की टीमें तैनात रहेंगी, वो जगह जगह पर चेकिंग करेंगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नेपाल के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को। भारत नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में जहां आवाजाही के रास्तों को बंद करने पर आम राय बनी है, तो वहीं मतदान तक बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ाने का फैसला किया गया है। दोनों देशों के अधिकारियों ने बॉर्डर इलाकों में अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाने का ऐलान किया है। साथ ही कई मुद्दों पर दोनों के बीच एक राय बनी है। चुनाव 19 अप्रेलमा हुने चुनावको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो जस्तो आचार संहिताको पालनाको सम्बन्धमा आज मिटिङ आह्वान गरिएको थियो यहाँ DM साहबबाट भनेपछि हामीले त्यो यहाँको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट हुने, हाम्रो जिल्लाको तर्फबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर रहेका छौं। चुनाव हो या फिर कोई खास मौका, भारत और नेपाल एक दूसरे को पहले से ही मदद करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके लिए बॉर्डर पर गतिविधियों पर भी नजर रखनी जरूरी है, ताकि किसी तरह की चुनाव में कोई बाधा न आ पाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चलते बागेश्वर में पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। डीएम ने कहा कि लोकतंत्र की नींव में मतदान अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देहरादून में चुनाव कर्मचारियों की 3 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रयाग के अगस्तमुनि में चुनाव में तैनात कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट के बारे में सामान्य प्रशिक्षण दिया गया। टिहरी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए नगर पालिका सभागार में पोलिंग पार्टियों के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई।
बागेश्वर के गरुड़ में कांग्रेस ने अपना चुनावी दफ्तर खोला और कहा कि जनता के बीच रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। चमोली के नारायणबगड़ में हरमनी हमल्ली गांव में एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद एग्जाम के बाद अब कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी में लगी हुई है। पहाड़ में इस साल सर्दियों में बारिश कम होने का असर दिखने लगा है। बागेश्वर के कई इलाकों में अभी से पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रुद्रप्रयाग के डीएम ने सोनप्रयाग के बीच कई स्थानों पर सड़क निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे ने पूरे देश में यूसीसी लागू करने की मांग की है। हल्द्वानी में मंगलवार को एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। यहां कालाडूंगी रोड में एक चलती स्कूल वैन में अचानक आग लग गई, जिससे रोड पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक शख्स पतले से पाइप के सहारे आग बुझाता दिखा। स्कूल वैन बच्चों को ड्रॉप कर लौट रही थी, तभी तकनीकी खराबी के चलते उसमें से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी वैन जल उठी। बागेश्वर में जंगल जलने का सिलसिला लगातार जारी है, जैसे में हर रोज किसी न किसी स्थान पर जंगल धधक रहे हैं। एक तरफ चुनावी रंग है तो दूसरी तरफ होली वाला रंग भी छा चुका है। विशेषकर कुमाऊं में मैदान हल्द्वानी में महिला होलियारों की टोलियां खूब रंग जमा रही हैं। फागुन का रंग चढ़ते ही इन सीधी सादी कुमाऊनी महिलाओं पर भी होली का रंग चढ़ चुका है। जो महिलाएं कल तक घरों में बैठ की होली कर रही थी, वही अब इस तरह के मंचों में एक दूसरे की टोलियों को टक्कर दे रही हैं। होली गायन वादन सांस्कृतिक अपनी संस्कृति के आधारित होली का गायन किया जा रहा है और मुख्य इसमें एक जो रखा गया है रंग, तो कहते हैं रंग इस्तेमाल, उसकी जगह अबीर और गुलाल तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब एक दूसरे को लगा रहे हैं। उसके अलावा फूलों की होली का एक विशेष आयोजन किया गया है। महिला होलियार को भी होली वाला ये मंच खूब पसंद आ रहा है और वो जमकर धमाल मचा रही हैं। खास बात यह है कि इन पर भी पुरुषों वाली खड़ी होली का रंग चढ़ गया है। आप देख रही है यहाँ महिलाओं की होली हो रही है और ये एक प्रतियोगिता रूप में भी हमने रखी है कि एक संदेश दिया जाए समाज को। और उस तरह ये पहाड़ की कुमाऊनी होली जो शिवरात्रि के बाद से शुरू हो जाती है, बैठक होली और खड़ी होली, तो आज हमारी ये खड़ी होली चल रही है। जाहिर है कुमाऊं की महिलाएं होली के रंग में मदमस्त हैं और ये रंग तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये इसमें पूरी तरह से सराबोर ना हो जाएं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।